हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स की आज ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले जो हमने 2 क्लासें कंप्लीट की है उसमें सबसे पहली क्लास में कुछ बेसिक फंडे को हमने जाना, क्या होता है अर्थशास्त्र और क्या मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था का, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में जाना। कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी। उसके बाद में जो सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसमें हम 3 टाइप कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आपके एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो वही 3 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। उनको आपने डिटेल में पढ़ा समझा जाना है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लगाते हो, तो आप किसी टाइप का क्वेश्चन हमसे निसंकोच पूछ सकते हो। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इंग्लिश में इसे कहेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वैसे तो इसको भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। इसमें यदि आप सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं तो इसको हम मुख्यतः 3 टाइप से बांटते हैं। यदि आपसे पूछे कि मुख्यतः अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांट रखा है, तो आप बता सकते हो कि सर 3 क्षेत्रों में बांट रखा है। इसमें सबसे पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, इंग्लिश में इसे कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे सेक्टर की बात करते हैं तो इसे हम तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि टर्सरी सेक्टर। अब सेक्टर्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इनको हम पढ़ते क्यों हैं। आपके सामने मैंने क्यों लिखा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, कितने क्षेत्रों में बांट रखा है। सबसे पहली बात करते हैं तो एक देश की बाउंड्री, एक देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन होता है, हम अर्थशास्त्र को पढ़ते क्यों हैं? सर, हम अर्थशास्त्र को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे देश में जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग सरकार किस तरीके से करती है, या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति किस तरीके से उन रिसोर्सेज का प्रयोग करता है ताकि हमारी वांछा फुलफिल हो जाए। तो एक देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम सिर्फ यही सुनते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, या फिर देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बूस्टअप हो रहा है, विस्तार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जैसे अभी भारत की बात करते हैं तो भारत अब बूस्टअप हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हम अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो वर्ड पढ़ते हैं यानी कि प्रोडक्शन, उत्पादन, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये यदि मैं बात करूं कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन का हुआ है प्रोडक्शन, उत्पादन हुआ है। कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कंपनी देश में होगी और वो कंपनी इस पेन को, इस स्टाइलस को बना रही होगी। वैसे यदि मैं इस वॉच की बात करता हूं तो कोई ना कोई कंपनी ऐसी होगी जो इस वॉच को बना रही होगी। अब ये जो पेन है, ये जो वॉच है, पेन है, ये जो वॉच है, इसका किसी न किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है, यानी कि उत्पादन किया गया है, ये वस्तु बनाई गई है। तो यदि मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इस प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, इस उत्पादन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, इसका अर्थ क्या बनता है। तो आपको हमेशा याद करना है कि जितनी भी वस्तुएं बनती है, एक तो हम बोलते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन होता है। अच्छा, गुड माने होता है अच्छा, और यदि बात करूं मैं गुड्स की तो इसको इकोनॉमी में बोलते हैं वस्तु, गुड्स को बोलेंगे वस्तु। या फिर एक मैं बात करता हूं जिसको हम सर्विस बोलते हैं, सर्विस यानी कि सेवा। तो यदि आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा और हमेशा याद करना है कि यदि मैं बात करूं कि देश में प्रोडक्शन हो रहा है, तो देश में, चाहे अपना देश हो, चाहे भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश हो, हर एक देश में उत्पादन सिर्फ 2 ही चीजों का होता है, या तो होगा वस्तु का उत्पादन या फिर होगा सेवा का उत्पादन। वस्तु का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जैसे ये पेन एक वस्तु है, इसका प्रोडक्शन हुआ है,
उसके अलावा ये शर्ट पहन रखी है, ये वॉच है, ये डिजिटल बोर्ड आपके सामने है, आपके हाथ में सेल फोन है, आपके पास में ईयरफोन है, ये सभी क्या है, वस्तु है, इनका प्रोडक्शन हुआ है किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में। दूसरी बात करता हूं तो सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे मैं आपके सामने शिक्षक के तौर पर खड़ा हूं, तो मैं आपको अभी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो एक उत्पादन आप इसको भी कहेंगे। जितने भी वेंडर्स होते हैं, बेचने वाले, मार्केट के अंदर आप कोई भी सामान परचेज करने के लिए जाते हैं, तो जितने वहां पर बेचने वाले बैठे हैं वो सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो उत्पादन किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही चीजों का होगा, या तो वस्तु बनाई जाएगी या फिर सेवा का उत्पादन होगा। अब उसके बाद में पीछे चलते हैं, तो उत्पादन तो होता है, प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन फिर जो उत्पादन होगा वस्तुओं का, सेवाओं का, उसको हमने फिर कैटेगराइज कर रखा है, बांट रखा है अपने क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, और तीसरा हमारे पास में तृतीयक क्षेत्र। मुख्यतः क्षेत्र 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इसके अलावा आप 2 और भी पढ़ेंगे, यानी कि चौथा और पांचवा 2 क्षेत्र और भी पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 करके आप इनको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बातें क्लियर होती जाएगी कि हम प्राथमिक में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला यदि बात करूं मैं, हमारे पास पहला जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, अब इस सेक्टर का एक अन्य नाम भी है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। आपसे कई बार एग्जाम के अंदर नाम भी पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि और उससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र होते हैं उनकी हम बात करते हैं। अब प्रोडक्शन की बात की आपने, तो कृषि मतलब की खेती, और खेती के अंदर अनाज को इनकी उगाया जाता है, अनाज का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे अभी सीजन चल रहा है गेहूं का, सरसों का, तो अभी हमने एक खेत के अंदर गेहूं को उगाया, तो वहां से हम उत्पादन कर रहे हैं, किसका, गेहूं का हम उत्पादन कर रहे हैं, सरसों का हम उत्पादन कर रहे हैं, और वो एक वस्तु के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, गुड्स के तौर पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश की या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, प्रोडक्शन सिर्फ 2 ही चीजों का होगा, या तो वस्तु का होगा या फिर सेवाओं का होगा। तो गेहूं है, सरसों, ये क्या है, वस्तु है, इनका प्रोडक्शन किसान खेतों के अंदर करता है। तो जो पहले वाला सेक्टर है जिसको मैं कृषि क्षेत्र बोल रहा हूं, अब इसके अंदर प्रोडक्शन तो सर होगा, प्रोडक्शन तो होगा, उत्पादन तो होगा, उत्पादन होगा यानी कि प्रोडक्शन होगा। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि फिर प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन कैसे होता है, यह होता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होता है, यानी कि बाय नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 चीजों को, एक तो हम पढ़ते हैं कि कोई चीज प्राकृतिक होती है, यानी कि प्रकृति की देन है, या फिर हम पढ़ते हैं कि एक वस्तु या फिर कोई भी चीज है वो आर्टिफिशियल है, यानी कि किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, उसको आप आर्टिफिशियल बोलते हैं, और जो चीज हमें प्रकृति ने प्रदान की है उसको आप प्राकृतिक बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कपास का। अब कपास का उत्पादन होता है, किसान करता है, और वो जुड़ा हुआ आपका कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है कपास। तो यदि मैं कपास का बीज लेता हूं, कपास के पौधे से कपास का बीज हमें मिल जाता है, तो प्राकृतिक है। कपास के बीज को मैं कहां लगाऊंगा सर, भूमि के अंदर लगाएंगे अपन, भूमि में लगाऊंगा, तो जो जमीन है, लैंड है, वो क्या है, प्राकृतिक है, किसी मनुष्य ने थोड़ी बनाई है। भूमि को प्रकृति की देन है, प्राकृतिक देन है। तो हम कह सकते हैं कि सर संसाधन तो है भूमि, लेकिन कैसा है, प्राकृतिक है। उसके बाद में जैसे ही मैंने बीज लगाया भूमि के अंदर, वो थोड़ा फूटेगा, अंकुरित होगा, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होगा वो, तो फिर पानी की जरूरत भी पड़ती है। तो जल क्या है, किसी मनुष्य ने बनाया नहीं सर, जल मनुष्य ने नहीं बनाया, जल तो एक प्राकृतिक संसाधन है। उसके अलावा पौधा थोड़ा और बड़ा होगा तो उसको खाद की जरूरत पड़ेगी। अब एक खाद तो होती है, जैसे आप इसको डीएपी बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, वो तो आर्टिफिशियल है, परंतु जो गोबर होता है, यानी गाय का गोबर, भैंस का गोबर, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति के दिन है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि
पौधे को बड़ा होने के लिए जो सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, आप एक प्रोसेस सुनते हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुनते हो, यानी कि सूर्य की जो धूप होती है उससे पत्तियां निकल के आती है, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है। तो सूर्य की धूप क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो इसके अंदर हमने उत्पादन किया कपास का, और कपास के उत्पादन के लिए हमें जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया वो सारे कैसे? प्राकृतिक है। तो यहां पे उत्पादन तो हो रहा है, कपास का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा? प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन हो रहा है। मतलब कि जिस सूर्य की धूप की मैंने बात की, जिस मैंने भूमि की बात की, मैंने खाद की बात की, या फिर मैंने पानी की बात की, तो इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमें कपास को उत्पादन करने के लिए। तो जिन जिन संसाधनों का मैंने प्रयोग किया वो सारे कैसे? प्राकृतिक है। तो मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होता है। एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से टाइप का सेक्टर है जहां पर उत्पादन, प्रोडक्शन जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होता है। तो आप बता सकते हो कि सर वो होता है आपका सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर होता है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको पढ़ाता हूं। यदि आपको कहीं पे दिक्कत आती है कि सर इसको फिर एग्जांपल हम कैसे याद करें, तो ट्रिक आपको याद ये करनी है कि देखो जितनी भी चीजें आपको है विजिबल, यानी कि आपको दिखाई देती है नग्न आंखों से, और साथ में यदि यह चीजें नेचुरल, तो वो सारा का सारा एग्जाम्पल किसका होता है? सर एग्जाम्पल हो जाएगा वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का। उसके बाद यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं कि इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो जैसे मैं कहूं कि पशुपालन। अब पशुपालन जो होता है वो जुड़ा हुआ है कृषि से, खेती से जुड़ा हुआ है, तो एग्जाम्पल किसमें आएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो एक होता है डेयरी पालन, यह भी खेती से जुड़ा हुआ है, डेयरी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो कुक्कुट पालन भी हो सकता है, या फिर एक एग्जाम्पल लेंगे आप वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। अब वनों को कोई मनुष्य ने थोड़ी बनाया है, ये कैसे है? प्राकृतिक संसाधन है। या फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूं माइनिंग का, माइनिंग अर्थात खनन, खनन करना। अब जैसे बात करते हैं, अच्छा आपसे एग्जाम के अंदर ना मोस्ट जो एग्जाम्पल पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो पूछेगा माइनिंग से, यानी कि खनन किस क्षेत्र में आएगा। तो जो माइनिंग होती है वो किसकी होती है? सर पहाड़ पर्वत जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है और उनको तोड़ के आप उत्पादन करते हैं। जैसे आपने खानक का नाम सुना हो, अब खानक का जो पहाड़ है, या फिर अब XYZ आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहे हो, जहां पर भी आप रहते हो, आपके आसपास के एरिया के अंदर कोई ना कोई पहाड़ पर्वत तो मिल जाएगा। अब वहां पे खुदाई चलती है, और वहां पर खुदाई करके बड़े बड़े पत्थर तोड़ के उनको पीस के या फिर उनके ड्रेसिंग करके या तो टाइल्स बनाई जाती है, या पत्थर बनाए जाते हैं, या फिर उनको ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे पत्थर कंकड़, जिसको आप बोलते हैं बजरी बोलते हैं, क्रेसर बोलते हैं, रेता बोलते हैं, वो सब बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम उत्पादन तो कर रहे हैं, हमने टाइल्स बनाई, हमने प्रोडक्शन किया, उत्पादन तो किया वस्तु का, लेकिन कौन से संसाधन का प्रयोग किया? सर हमने उसको उत्पादन करने के लिए हमने क्या किया? हमने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा है। तो पहाड़ है वो किसी मनुष्य ने थोड़ी बनाए हैं, पहाड़ तो प्राकृतिक के दिन है, प्रकृति के दिन है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं वो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक संसाधन है, और उनका प्रयोग करते हुए हमने वहां से क्या किया? हमने वहां से सिल्ली, स्लेट, पत्थर वगैरह निकाले, ड्रेसिंग की, टाइल्स वगैरह बनाई, उत्पादन किया। तो जो माइनिंग आपका होता है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि माइनिंग का अर्थ होता है पहाड़ों को तोड़ना, खुदाई करना उनकी, इसको आप माइनिंग कहते हैं। उसके अलावा जैसे आपने देखा हो कि जो पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है। अब एक तो तेल वो होता है आपका ऑयल, वो होता है जिसको आप गाड़ियों में यूज करते हैं पेट्रोल डीजल के तौर पर, लेकिन आप सीधा थोड़ी करते हैं कि सीधा ही प्रकृति ने सीधा पेट्रोल डीजल दे दिया, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है, कच्चे तेल की होती है रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करने के बाद में आप उसको गाड़ियों में प्रयोग में लेके आते हैं। तो जो कच्चा तेल भूमि से निकलता है वो किसी मनुष्य ने थोड़ी बनाया है, वो तो प्रकृति के दिन है। नीचे गले सड़े आपके जो भी वस्तुएं होती है उनको काफी लंबी प्रोसेस के बाद में आपका ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में वो निर्मित हुआ है। उसके बाद में कच्चे तेल को बाहर निकाला जाता है, फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, उसके बाद में आप उसको यूज में लेके आते हैं। ठीक है, तो कच्चा तेल किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये भी प्राथमिक क्षेत्र का एग्जांपल हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें आपको विजिबल है और साथ में जो भी है नेचुरल, सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र का। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की, समझने की जरूरत है नहीं। बस माइंड में आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछे तो आपके माइंड में सिर्फ ये आना चाहिए कि चीजें हमें दिख रही है, साथ में कैसी है, नेचुरल है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर का। उसके बाद कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में वर्कर्स काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है।
अब सर इसका मतलब क्या बनता है, रेड कलर जॉब का मतलब बनता क्या है? तो जैसे आपने कभी देखा हो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो उसके ऊपर ना आपको जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा में दिखते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर येलो कलर का हेलमेट पहन रखा है तो उसकी पहचान की जाती है कि एक लेबर वाला होगा, और यदि किसी व्यक्ति ने व्हाइट हेलमेट पहन रखा है तो उसकी पहचान ये होती है कि भाई ये कोई सिविल इंजीनियर होगा, और यदि किसी व्यक्ति ने ब्लू हेलमेट डाल रखा है तो उसकी पहचान ये होती है कि वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा। तो वहां पर लोगों की पहचान करने के लिए कि कौन लेबर वाला है, कौन सिविल इंजीनियर है, कौन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हमने उनको अलग अलग कलर के हेलमेट दे रखे हैं। तो वैसे ही हमें यदि जानना हो कि जो यदि कोई व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो फिर उस व्यक्ति को किस नाम से जानेंगे, रेड कॉलर जॉब के नाम से जानेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि सर यदि कोई व्यक्ति कृषि क्षेत्र में काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है तो वो क्या है, रेड कॉलर जॉब है, ये रेड कलर जॉब के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं। तो ये कुछ एक पॉइंट है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इन सभी को आपको पढ़ना है, दिमाग के अंदर सेट करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्राथमिक के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो सेक्टर है उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। सेकंड वाले सेक्टर को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, अब इसका मतलब क्या बनता है उसको जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, इसका अन्य नाम की बात करते हैं, इसका अन्य नाम रहेगा क्या? यदि मैं बात करूं द्वितीयक क्षेत्र की तो इसको बोलते हैं निर्माण, विनिर्माण, या फिर औद्योगिक क्षेत्र। निर्माण, विनिर्माण या फिर औद्योगिक क्षेत्र। इंग्लिश में बात करते हैं तो निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और औद्योगिक की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। अब ये जो सेक्टर होता है द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र पे ये डिपेंड रहता है, प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड रहता है। कैसे रहता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि इसकी याद करने की, इसको समझने की, पढ़ने की ट्रिक क्या हो जाएगी, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर जितनी भी चीजें होती है विजिबल, हमें नग्न आंखों से दिखाई देती है, या फिर साथ में जो चीजें हो मैन मेड, यानी कि किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई, तो उसको मैं एग्जाम्पल किसमें देता हूं, सेकेंडरी सेक्टर में डाल देता हूं। अब इसमें आप XYZ कोई भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि इस पेन की बात की, तो ये जो पेन मेरे हाथ में है ये मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं नग्न आंखों से इसको देख पा रहा हूं, और साथ में ये किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर बन के आया होगा, मतलब कि किसी न किसी मनुष्य ने इसको बनाया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो पेन है वो एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन तो किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन होता कहां पर है, ये आपका इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, इसलिए आप इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं इस शर्ट की बात करता हूं तो ये शर्ट जो है ये मेरे को विजिबल भी है, मेरे को दिखाई दे रही है, और साथ में क्या है, मैन मेड है। तो मैं कह सकता हूं एग्जांपल किसका, सेकेंडरी का। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसका आप अभी यूज कर रहे हो, तो ये मोबाइल फोन आपको विजिबल भी है और साथ में किसी न किसी कंपनी के अंदर ये बन के आया है। तो मैं कह सकता हूं कि मोबाइल फोन क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स एग्जाम्पल किसका है, सर ये दिखती भी है और कोई ना कोई फैक्ट्री के अंदर बनती है, तो किताबें एग्जाम्पल है सेकेंडरी का। अब साथ में मैंने आपको लिखा कि ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। इसका मतलब क्या बनता है, कैसे डिपेंड करता है? तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बुक का, किताब का एग्जाम्पल दिया, तो किताब बनती होगी, ऐसा थोड़ी ना किताब ऊपर से टपक आती है और आपके हाथ में पढ़ने के लिए आ जाती है। किताबें किससे बनती है, कागज किससे बनता है? सर किताबें बनती है पेड़ों की छाल से, किताबें बनती है पेड़ों की छाल से। आप पढ़ते भी हो, आप समझते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पेड़ जो है आपका वो कहां से आते हैं, फॉरेस्ट से, यानी कि जंगलों की कटाई की जाती है, पेड़ों की छाल उतारी जाती है, उनकी लुगदी बनाई जाती है, फिर जाके कहीं कागज का निर्माण होता है। तो जो पेड़ है, वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, वो एग्जाम्पल किसका है? सर वो तो एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का।
एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि गाड़ियों के अंदर आप जो पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, तो पेट्रोल डीजल आप यूज करते हैं, वो एग्जांपल है सेकेंडरी का, क्योंकि जो आपका कच्चा तेल निकलता है, कच्चा तेल निकलने के बाद में उसको फैक्ट्री के अंदर उसकी रिफाइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग करने के बाद में उसको यूज होने योग्य बनाया जाता है, तो वो विजिबल भी अपने को, और फैक्ट्री के अंदर उसको मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा, मशीनों के द्वारा उसको रिफाइन किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि सर विजिबल है और मैन मेड है। तो पेट्रोल जो आपका होता है, डीजल जो आपका होता है, वो एग्जांपल किसका है? सेकेंडरी का है। लेकिन पेट्रोल डीजल के लिए जो कच्चा तेल निकाला गया जमीन से, वो क्या है? वो है सर प्राथमिक क्षेत्र का एग्जांपल। तो डिपेंड किस पे? प्राथमिक पे डिपेंड है। जैसे आप घर पे डेली रोजाना यूज में चाय के अंदर आप चीनी डालते हैं, अब जो चीनी बनती है वो बनती है गन्ने से, क्योंकि गन्ना पहले खेत के अंदर उगाया जाता है, जो कि रिलेटेड है खेती से, कृषि से। अब एग्रीकल्चर सेक्टर से मैंने क्या किया? गन्ने को उगाया, और गन्ना उगाने के बाद में मैंने गन्ने को बेचा मंडी के अंदर, फिर वो फैक्ट्री में गया और गन्ने को मैंने गन्ने से क्या बना ली? चीनी बना ली। तो चीनी क्या है? मैन मेड भी है और साथ में विजिबल है। तो एग्जाम्पल किसका? सर चीनी तो एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंडरी का, लेकिन गन्ना एग्जाम्पल है प्राइमरी का। तो चीनी बनाने के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ा प्राइमरी पे, क्योंकि गन्ना किसका एग्जाम्पल है? सर प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में हमें जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो वो रॉ मटेरियल कहां से आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र से आता है। जैसे एक भवन का, बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को एक ईंट की जरूरत पड़ती है। बेसिक बात कर रहा हूं, ईंट की जरूरत पड़ती है। तो ईंट बनती है मिट्टी से, और मिट्टी, लैंड, भूमि एग्जाम्पल किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो कच्चा माल मिलता है वो कहां से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। आपको याद करना है। उसके अलावा यदि बात करूं मैं कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, इसमें जो लोग काम करते हैं, तो भाई इसमें दो टाइप के लोग काम करते हैं। एक वर्कर्स हो जाएंगे स्किल्ड, स्किल्ड है, काबिल है, और एक वर्कर्स वो हो जाएंगे जो है अनस्किल्ड। स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड की बात करता हूं तो इनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, स्किल्ड को कहेंगे व्हाइट कॉलर जॉब। और यदि मैं बात करूं अनस्किल्ड की, तो उन्हें कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के लोग काम करते हैं। एक तो जो कारीगर होते हैं जिसको आप स्किल्ड वर्कर कहते हैं, और एक जो लेबर टाइप होते हैं जिनको आप अनस्किल्ड वर्कर्स कहते हैं। तो स्किल्ड को हम कहेंगे व्हाइट कॉलर जॉब, जबकि अनस्किल्ड को हम कहेंगे ब्लू कॉलर जॉब। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल तो आप कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो बस आपको याद ही एक बात करनी है कि सर जो चीजें हमें विजिबल है, दिखता है, और साथ में जो चीजें हैं मैन मेड, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर का। तो जैसे अभी मैं बात करता हूं, जैसे अभी मैं बात करूं कि भैया मैंने आपके सामने लिखा बुक्स, किताबें, तो किताबें मैन मेड है, साथ में क्या है? विजिबल है, एग्जाम्पल सेकेंडरी का। खुद मैं मशीन की बात करता हूं, मशीन भी किसी मनुष्य ने बनाई है, एग्जाम्पल हो जाएगी सेकेंडरी का। या फिर मैं किसी फैक्ट्री के अंदर जो भी वस्तुएं बनती है, मैं शुगर की बात करता हूं, शुगर होगा एग्जाम्पल। मैं कार की बात करता हूं, मैं बाइक की बात करता हूं, मैं किसी बिल्डिंग की बात करता हूं, बिल्डिंग। बिल्डिंग की अलावा बात करें तो जैसे मैंने किसी फ्लाईओवर की बात कर ली, मैं रोड की बात करता हूं, रोड का भी निर्माण होता है। मैंने फ्लाईओवर की बात की, फ्लाईओवर का भी निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने औद्योगिक की बात की, तो ये जितनी भी वस्तुएं बनती है, ये सारी की सारी वस्तुएं कहाँ बनती हैं? सर वस्तुएं तो किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर बनती है। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये सेक्टर कैसा होता है? आपका सेकेंडरी हो जाता है। उसके अलावा यदि बात करें विनिर्माण की, सर इसका मतलब क्या होता है? क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग? इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, एक कंपनी है जो गाड़ी का निर्माण करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मारुति कंपनी का। अब ऐसा थोड़ी ना होता कि एक गाड़ी के अंदर जितने भी आपके एसेसरी पार्ट्स डलते हैं, जैसे मैं बात करता हूं कि एक गाड़ी के अंदर ना टायर्स भी डलते हैं, गाड़ी के अंदर एक सॉफ्टवेयर डलती है, इंजन डलता है, गाड़ी की बॉडी होती है, गाड़ी का शीशा ग्लास होता है, और भी बहुत सारे तमाम तरह की गाड़ी के अंदर छोटे छोटे मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं। अब जितने भी पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो पार्ट्स खाली सिंगल एक कंपनी ने बनाए होंगे? सर ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है कि जो भी गाड़ी मारुति है, जो गाड़ी बना रही है, उसके अंदर जो भी पार्ट्स डलते हैं,
ग्लास डलते हैं, बॉडी डलती है, इंजन डलता है, टायर्स डलते हैं। तो हो सकता है कि टायर्स किसी और कंपनी ने बनाए हो, ग्लास किसी और कंपनी का हो, बॉडी किसी और कंपनी के हो, इंजन किसी और कंपनी का हो। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो मारुति कंपनी कार्स को बनाती है वो अलग अलग कंपनियों से बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद में उनको असेंबल करती है, उनको जोड़ती है आपस में और जोड़ के एक गाड़ी बन जाती है और बाद में उस गाड़ी के ऊपर अपना ठप्पा लगा देती है। तो मैं कह सकता हूं कि सर गाड़ी का निर्माण नहीं होता है, गाड़ी की हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप जिस भी सेल फोन का यूज करते हैं, अब उस सेल फोन के अंदर हो सकता है कि सिम किसी और कंपनी की है, चिप किसी और कंपनी की है, जो होती है आपकी कोई भी बॉडी पार्ट लगा लो। मोबाइल फोन के अंदर यदि बैटरी की बात करते हैं या फिर जो स्क्रीन होती है उसकी बात करते हैं, तो हो सकता है कि मोबाइल फोन के अंदर जितने भी आप मोबाइल फोन को यूज करते हो, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स डलते हैं, जितने भी एसेसरीज डलती है, वो किसी किसी डिफरेंट कंपनी की हो सकती है। लेकिन एक कंपनी जो मोबाइल बनाती है वो करेगी क्या कि अलग अलग कंपनियों से बॉडी पार्ट्स परचेज करती है और परचेज करने के बाद में उनको एक जगह पे असेंबल कर देती है। असेंबल करके अपनी कंपनी का लोगो ठप्पा लगा देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, इस कंपनी का फोन है, उस कंपनी का फोन है। हालांकि उस कंपनी के अंदर, उस मोबाइल फोन के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके, वो पार्ट अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना, विनिर्माण करना। और एक होता है निर्माण, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यदि आप कहीं भी बाहर जाते हो घर से, तो आजकल तो मोदी सरकार में ऐसा है कि आपको कहीं पे भी कोई रोड बनता हुआ दिख जाएगा, कोई फ्लाईओवर बनता हुआ दिख जाएगा, या फिर तरह तरह की जो बिल्डिंग्स बन रही है, कोई टावर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो उन बिल्डिंग्स का होता है निर्माण। उसको आप बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य बोलते हैं। तो जितने भी भवनों का निर्माण होता है, फ्लाईओवर हो गया, रोड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, विजिबल है और साथ में किसी मैन मेड है, यानी कि किसी न किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये आप एग्जाम्पल किस में लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, हमने खेती के बारे में क्यों पढ़ा, हम ये फ्लाईओवर की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर है, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी में प्रोडक्शन हो रहा था, सेकेंडरी की बात करते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसको आप फिर अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक में अर्थ का मतलब होता है धन, पैसे से, तो जितनी भी पैसे से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है उसको हम अर्थशास्त्र में काउंट करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कोई सामान को परचेज किया, जैसे मैंने इस पेन को परचेज किया, तो बदले में मैंने जिससे ये पेन लिया उसको मैंने पैसे दे रखे हैं। तो ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं, पैसे का लेन देन वाली क्रिया। तो इसी को आप अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो जितनी बात कर रहा हूं मैं, जैसे किसान खेत के अंदर अनाज को उगाता है, उत्पादन करता है, उसको उत्पादन करने के बाद में किसान कोई घर पे थोड़ी रखता है, उसको बेचता है मंडी में जाके, यानी कुछ खाने योग्य रख लेगा, उसके अलावा वो बेचेगा मंडी में और बदले में वो पैसा लेके आता है घर। तो यहां पर पैसे का लेन देन हुआ, इसलिए आप कृषि को पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। वैसे यदि मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे फ्लाईओवर की बात कर रहा हूं, रोड की बात कर रहा हूं मैं, या फिर किसी कार की बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन का यूज कर रहा हूं, मोबाइल फोन का बात कर रहा हूं मैं, तो इन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। क्योंकि एक मोबाइल फोन वाली कंपनी मोबाइल को बनाएगी तो उसको बेचेगी और बेच के बदले में पैसा प्राप्त करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, यानी कि इस एक्टिविटी को, इस टाइप की क्रिया को आप अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं भाई, दो हमने पढ़ लिए, एक लास्ट जो इसके अंदर होता है पॉइंट नंबर 3, यानी कि इसको हम कहेंगे तृतीयक क्षेत्र। तीसरे पॉइंट को हम कहेंगे तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्सरी सेक्टर। अब सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या बनता है। जैसे मैंने प्राथमिक क्षेत्र को बोला कृषि क्षेत्र, जैसे मैंने सेकेंडरी को बोला है औद्योगिक क्षेत्र, वैसे जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है इसका अन्य नाम क्या रहेगा, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसका अन्य नाम होता है सेवा क्षेत्र। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सेक्टर को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं सर टर्सरी सेक्टर हो जाएगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब इसमें भी एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, इसको याद करने की ट्रिक ये हो जाएगी कि जितनी भी चीजें हमें होती है इनविजिबल, और इनविजिबल का मतलब हुआ अदृश्य, यानी कि हमें नग्न आंखों से जो चीज दिखाई नहीं देती है, वो सभी एग्जाम्पल होती है टर्सरी का, तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल होता है।
एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं शिक्षक के तौर पर, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको मैं पढ़ाते हुए दिख तो रहा हूं, ये डिजिटल पैनल आपको दिख रहा है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ मेरे सामने इस उद्देश्य से बैठे हैं कि आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, आपको सिर्फ शिक्षा प्राप्त करनी है। मैं आपको बोलते हुए सुनाई दे रहा हूं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप यहां पर बैठे हैं वो चीजें आपको इनविजिबल है, वो आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं वो शब्द कैसे आप तक पहुंच पा रहे हैं, कैसे आपके माइंड में सेट हो रहे हैं, वो चीजें सिर्फ क्या है, इनविजिबल है, अदृश्य है, आपको सिर्फ महसूस कर पा रहे हो। यानी कि जो चीजें हमें दिखती नहीं है वो चीजें हम आप महसूस करते हैं, उसके बारे में आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो उसको आप कह सकते हैं कि वो एग्जाम्पल हो जाएगा टर्सरी का। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में वो जाएगा डॉक्टर के पास में, डॉक्टर जाते ही उसकी 100-150-200 की पर्ची काट देगा, और पर्ची काटने के बाद में वो क्या करेगा, डॉक्टर कंसल्ट करता है, वो बताएगा कि आप ये दवाई लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हालांकि इलाज के लिए जाते हैं ना, डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए जाते हैं। अब इलाज डॉक्टर नहीं करता है कभी, हम हमेशा बोलते हैं कि हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, लेकिन इलाज डॉक्टर कभी नहीं करता है, इलाज करती है दवाइयाँ। दवाइयाँ ही बॉडी के अंदर असर करती है, उसी से आप स्वस्थ होते हैं। डॉक्टर सिर्फ इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि एक आम व्यक्ति को पता नहीं होता है कि हमें इस बीमारी में या फिर इस डिजीज में कौन सी दवाइयाँ खानी है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है जिससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए हम डॉक्टर से सिर्फ कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे फीस ले लेता है, बदले में हमें कंसल्ट करता है। तो डॉक्टर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, सेवा प्रदान की है, बदले में हमसे पैसा लिया है, और पैसा लिया है तो मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो डॉक्टर को हम शामिल करेंगे टर्सरी सेक्टर में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, लेकिन बदले में मैं भी कुछ ना कुछ चार्ज ले रहा हूं, पैसा ले रहा हूं, तो ये किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा। तो आप इसको टर्सरी सेक्टर में पढ़ेंगे। वैसे ही कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, या फिर जितने भी विक्रेता होते हैं, बेचने वाले बैठे हैं मार्केट के अंदर, आप कोई भी वस्तु परचेज करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कोई बेचने वाले बैठा होता है। आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हो, आप मार्केट में फ्रूट लेने के लिए जाते हो, आप कपड़े लेने जाते हो, शूज जूते लेने के लिए जाते हो, या फिर कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु आप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो, तो वहां पर बेचने वाले जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई भी केस कबाड़ होता है तो उसके अंदर जाते हैं, किसके पास में, एक वकील हायर करते हैं। वकील होता है हमारा कानूनी सलाहकार। यदि कानून के बारे में हमें खुद जानकारी हो तो अपना केस हम खुद लड़ लेंगे, लेकिन यदि हमें कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक वकील को हायर करते हैं, एक लॉयर को, एक एडवोकेट को हायर करते हैं, ताकि हमारी तरफ से वो केस लड़े, तो वो हमें सेवा प्रदान कर रहा है। आप कल को सरकारी जॉब लग जाओगे तो आप भी अपनी सर्विस दोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे आप भी। बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंक में जो लोग बैठे होते हैं, जितने लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई लोन दे रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है बैंकों के अंदर, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो सर्विस सेक्टर होता है वो कैसा होता है, उसकी ट्रिक याद करने की कि जितनी भी चीजें हमें होती है इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है, वो एग्जाम्पल हो जाएगा टर्सरी सेक्टर का। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसमें से कुछ रहेगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करेंगे बैंकिंग की, जैसे बात करें बैंकिंग, यदि सिंपल बैंक की बात करूं मैं, बैंक, तो बैंक इज ए बिल्डिंग, और बिल्डिंग का हुआ है निर्माण, तो आप इसको डालेंगे सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन यदि मैं बात करता हूं बैंकिंग की, तो एक बैंक एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के बैंकों के द्वारा या फिर बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है। कोई लोन दे रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बैंकिंग, और बैंकिंग में होती है सर्विस प्रोवाइड। उसके अलावा बात करते हैं जैसे बीमा, इंश्योरेंस की बात करते हैं, एक टाइप की सेवा होती है। परिवहन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन का यूज करते हो, और परिवहन के बदले आप, यदि किसी ने आपने ऑटो किया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो ऑटो वाला हमसे चार्ज करता है, पैसे लेता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जिसको आप टर्सरी में शामिल करेंगे। और परिवहन क्या होती है, एक टाइप की सेवा होती है। उसके अलावा जैसे पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन भी एक टाइप की सेवा होती है। ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे बात करूं मैं संचार व्यवस्था का, टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं, संचार व्यवस्था की बात करूं, तो ये भी टर्सरी के अंदर काउंट हो जाएगा, क्योंकि सर जो टेलीकम्युनिकेशन होता है आपको दिखता है, मोबाइल फोन आपको दिखता है, लेकिन आप दूर बैठे
1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर बैठे आप बात कर लेते हो अपने फ्रेंड से, अपने चाहने वाले से आप बात कर लेते हो, वो चीज आप सिर्फ फील कर पाते हो। भाई आप यहां से बोल रहे हो और 2000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आपकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही है, तो वो चीज वहां तक कैसे पहुंची, आपकी आवाज इतनी दूर कैसे पहुंची है? तो वो एक टाइप की क्या है, सेवा है, अदृश्य है, इनविजिबल है, सेवा होती है। अच्छा सर, इसको टेलीकम्युनिकेशन को आप सेवा में क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि आप जितने भी सेवाओं का प्रयोग करते हैं, चाहे आप इंटरनेट को यूज करें, चाहे मोबाइल फोन का एसएमएस के लिए यूज करें, आप चाहे इसको आप कॉल के लिए यूज करें, बदले में कंपनी आपसे पैसा लेती है। आप प्रत्येक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रिचार्ज करवाते हो, तो वो कैसे हुई एक्टिविटी सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप इसको टर्सरी में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो चाहे बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, पर्यटन है, संचार व्यवस्था है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके अलावा यदि मैं प्रशासन की बात करता हूं, तो प्रशासन खुद हमें सेवा प्रदान करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा बात करते हैं तो एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं, जैसे बात करते हैं डिफेंस, रक्षा। डिफेंस भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, टर्सरी का। ईटीसी और भी ढेर सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। यदि बात करूं मैं कि टर्सरी सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उनको बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। उनको बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। जैसे जो लोग प्राइवेट सेक्टर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उनको बोलते हैं अपन रेड कॉलर जॉब। जो सेकेंडरी में काम करते हैं और सेकेंडरी के स्किल्ड होते हैं, उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। सेकेंडरी के अनस्किल्ड को बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। और बात करें अपन टर्सरी की, तो इनको बोलते हैं अपन पिंक कॉलर जॉब। अब अपन ने 3 सेक्टर पढ़ लिए। अब सवाल ये उठता है कि सर सबसे अधिक कमाई कौन से सेक्टर में है? तो यदि मैं बात करूं, यदि मैं भारत की बात करता हूं, इंडिया की बात करूं, और भारत में एक साल के अंदर यदि भारत देश 100 रुपए कमा रहा है, यदि एक साल में भारत देश 100 रुपए कमा रहा है, तो इसमें से यदि बात करूं मैं प्राइमरी का सेक्टर का हिस्सा कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा कितना है, और टर्सरी सेक्टर का हिस्सा कितना है, तो बात कर दी प्राइमरी की, तो 100 में से भारत प्राइमरी से 14 रुपए कमा रहा है। यदि बात करें हम सेकेंडरी की, तो यहां से 33 रुपए कमाए जा रहे हैं। और यदि बात करूं मैं टर्सरी की, तो यहां से 53 रुपए 53 रुपीज कमाए जा रहे हैं। तो आप खुद को पता है कि कौन से सेक्टर में अधिक कमाई है। क्या प्राइमरी सेक्टर में अधिक कमाई है? नहीं सर। यदि भारत देश एक साल में 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 में से मात्र 14 ही रुपए वो कृषि क्षेत्र से कमा रहा है, 33 रुपए वो उद्योगों से कमा रहा है, जबकि 53 रुपए वो सर्विस से कमा रहा है, टर्सरी सेक्टर से कमा रहा है। तो अब आपको पता है कि सर तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक कमाई है और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम कमाई है। तो भारत के साथ में हुआ क्या? यदि कोई भी देश विकास करता है, जैसे आज आप पढ़ते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है, एक डेवलप्ड कंट्री है, उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो देश आपका, वो देश ना तो इस सेक्टर में ज्यादा काम कर रहा और वो ना ही देश इस सेक्टर में ज्यादा काम कर रहा। अमेरिका के लोग काम करते हैं टर्सरी सेक्टर में, और टर्सरी सेक्टर में लोग काम करेंगे तो वो अधिक से अधिक मात्रा में पैसा कमाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर यदि कोई देश इकोनॉमिकली बूस्ट है, उसके पास में बेशुमार पैसा पड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि सर वो देश कैसा है? विकसित देश है। क्योंकि ऐसे कंट्री के पास में संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं, वो संसाधनों को परचेज भी कर सकता है। तो इकोनॉमिकली यदि कोई भी देश कंट्री बूस्ट है, उसके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो हम कह सकते हैं कि सर वो एक विकसित देश है। अब हमारी कंट्री की बात करते हैं देश में, तो एक अलग इस माहौल है, अलग सिस्टम है। हम हमेशा से सुनते हैं और पढ़ते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। और यदि मैं बात करूं भारत की आजादी की, कि जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, 47 में, उस टाइम पे भारत की 80 to 85% पॉपुलेशन जो है वो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही थी, खेती में कार्य कर रही थी। क्योंकि उस टाइम पे भारत के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, और टर्सरी सेक्टर में काम कर लिए जरूरी है ज्ञान, एजुकेशन जरूरी है काम करने के लिए। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ज्ञान होगा, तभी हम इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं शिक्षक क्यों बना? क्योंकि मैंने शिक्षक बनने से पहले अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया है, तब मैं इसमें काम कर पा रहा हूं। लेकिन भारत की पॉपुलेशन क्या थी? वो काम कर रही थी आपकी प्राइमरी सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में काम कर रही थी। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि यदि मैंने खेत से गन्ने को उगाया, और गन्ने को उगाने के बाद में एक तो मैं गन्ना को बेच रहा हूं, उससे मेरे को अधिक पैसा आएगा, या फिर मैंने गन्ने को कन्वर्ट कर दिया चीनी में, मैं उस चीनी को बेचूं तो अधिक पैसा आएगा। तो आप खुद समझदार है कि सर गन्ने को बेचेंगे तो कम पैसा आएगा, और यदि आप गन्ने से चीनी को बना के बेचेंगे तो चीनी से अधिक पैसा आएगा। तो हमें कन्वर्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट होने की एक स्टेज होती है, यानी कि पर अगर आप स्टेप टू स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है।
लेकिन यदि आप एक सीढ़ी से सीधा छलांग लगा रहे हैं 10वीं सीढ़ी पर, 10वीं से आप छलांग लगा रहे हैं सीधा 20वीं सीढ़ी पर, तो हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो फिर भारत में हुआ क्या, भारत के लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते करते सीधा पहुंच गए इस टर्सरी सेक्टर में, मतलब कि खेती करते करते सीधे क्या बन गए, सीधे वो आपके इंजीनियर बन गए, सीधे वो आपके टीचर शिक्षक बन गए। तो ये भारत के साथ गलत हुआ है। तभी मोदी सरकार आई तो उसने एक स्कीम चलाई, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत के अंदर बनाओ, भारत के अंदर वस्तु का निर्माण करो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाओ, उद्योग लगाओ, कच्चे माल का प्रयोग करो, यानी कि वस्तुएं बनाओ, बना के उनको बेचो। इसलिए हमें काम करने की जरूरत है कि हम इस सेक्टर में तो काम कर रहे हैं। आज भी बात करते हैं तो हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो तो 50 से 55% जो पॉपुलेशन है वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन हमें जरूरत यह है कि हम प्राथमिक से निकलकर अब काम करें आप सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी के बाद में हम काम करेंगे टर्सरी सेक्टर में। तो यदि आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम इकोनॉमिकली बूस्ट होते भी जा रहे हैं और भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्राथमिक के बारे में, सेकेंडरी के बारे में, टर्सरी के बारे में। अब 2 सेक्टर हमारे पास और बचते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक हो जाएगा, चौथे की बात करता हूं मैं, इसको बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्र, यानी कि क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर, इसके अंदर हम किसको शामिल करते हैं, तो जितनी भी होती है ज्ञान से संबंधित गतिविधियां, ज्ञान से संबंधित जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, उनको हम काउंट करते हैं किसमें, चतुर्थ क्षेत्र में। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन जो सेक्टर है, मैं खाली शिक्षक की बात नहीं कर रहा, मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूं। एजुकेशन सेक्टर चौथे एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं आईटी सेक्टर की, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, चौथे वाले सेक्टर के। एसएससी जीडी 2021 का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईटी सेक्टर जो होता है वो कौन से सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि इसको आप हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईटी सेक्टर जो होता है वो कौन से टाइप का सेक्टर है, किस सेक्टर में आएगा, तो आप कह सकते हैं कि चौथे वाले सेक्टर के अंदर ही आ जाएगा। लास्ट में भी बात करते हैं 5वें सेक्टर की, पंचम सेक्टर की यदि बात करूं मैं, पंचम क्षेत्र की यदि बात करूं मैं, इसको बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर, क्वाइनरी सेक्टर बोलते हैं। यदि इसकी मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा नीति निर्माण वाले इसमें शामिल हो जाते हैं, नीति निर्माण वाले शामिल होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, मेकिंग ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाते हैं, मतलब कि मेकिंग ऑफ पॉलिसीज। अब सिंपल सी बात है, देश में पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, तो इसमें 2 तरह के लोग काम करते हैं। या तो मैं कह सकता हूं कि सर जो होते हैं मीडिया होती है वो भी इसमें आएगी, और साथ में जो सरकारें होती है, गवर्नमेंट, वो भी इसमें शामिल होता है। या फिर जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। नौकरशाही, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एजुकेशन सेक्टर किस में आएगा, चौथे में आएगा, आईटी सेक्टर किस में आएगा, चौथे में आएगा। यानी कि ज्ञान से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज होती है, वो एग्जाम्पल होती है चौथे वाले सेक्टर का। उसके अलावा यदि बात करते हैं तो जो नीति निर्माण है, मेकिंग ऑफ पॉलिसी होते हैं, वो एग्जाम्पल किसका होते हैं, वो भी एग्जाम्पल होते हैं
पांचवें सेक्टर का, ठीक है। इसके अंदर मीडिया आती है, पॉलिसी बनाने में अहम रोल प्ले करती है, या फिर जो गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती है, वो पॉलिसी लेके आती है, बनाती है। एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, पांचवें वाले सेक्टर का हो जाएगा। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, मतलब कि कार्य स्थिति के बेस पर, कार्य स्थिति के आधार पर जो भी लोग देश में काम करते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है। तो इसको हमने बांट रखा है दो प्रकार से, इसके दो टाइप है। दो प्रकार में एक हो जाएगा संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनर, मालिक कौन है। ओनर मतलब मालिक कौन है, स्वामी कौन है, स्वामित्व के बेस पर। सेक्टर का मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर या फिर बेस पर। इसको भी हमने दो टाइप से बांट रखा है, इनकी प्रकार है दो। दो में एक हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। एक हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र। इस तरीके से हमने बांट रखा है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, कार्य स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर दो क्षेत्र होते हैं। इसमें से सबसे पहले क्षेत्र की यदि मैं बात करूं, जिसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं संगठित क्षेत्र के नाम से, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि काम जो लोग करते हैं, एक देश के अंदर जो लोग काम करते हैं, एक तो ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पे उनका फिक्स होता है, उनकी सैलरी फिक्स है, उनके जो काम करते हैं वो, तो उसके अंदर जो जो उनको सुख सुविधाएं दी जाती है। जैसे आप सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, आप सबको भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि आपको फ्री लगता है कि लाइफ सिक्योर हो जाती है, कि सैलरी आएगी तो परमानेंट आएगी, इतनी उम्र तक आएगी। उसके अलावा सरकार हमें तरह तरह की सुख सुविधाएं देती है, महंगाई भत्ता हमें मिलता है, बाकी तरह तरह के जो अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, वो एक सुख सुविधाएं होती है। और आप उस जॉब को एक सिक्योर जॉब मानते हो, तो उसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, कुछ बाउंडेशन होती है, इनको सरकार फुलफिल करती है। या फिर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी होती है जो ऐसी सुख सुविधाएं प्रदान करती है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां तो ऐसी होती है जो सरकार से भी ज्यादा पे स्केल देती है, तरह तरह की सुख सुविधाएं देती है। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि आपको ज्यादा खतरा नहीं होता है उसके अंदर, आप यदि आप काम करते हैं, जॉब करते हैं। एक होता है असंगठित क्षेत्र, जिसको आप टेम्परेरी बोल सकते हैं कि भाई काम चला हुआ है, जैसे कृषि का क्षेत्र होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब उसमें ऐसा नहीं होता कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग व्यक्ति हमेशा काम करते रहते हैं, वो एक टाइम का होता है, एक समय का होता है। एक समय के बाद में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, फिर थोड़ा काम आता है, फिर लोग बेरोजगार होते हैं। या फिर जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी जॉब होती है, वो जॉब कोई आपकी सिक्योर नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है, वो एक टेम्परेरी टाइप से जॉब होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो सेक्टर कैसा आपका असंगठित क्षेत्र है। और भारत की पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन असंगठित क्षेत्र में काम करती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, जिसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती है। आपको जब चाहा जॉब पे रख लिया, जब चाहा आपको जॉब से बाहर निकाल दिया। तो आपकी कोई परमानेंट जॉब यहाँ पे नहीं होती है। परमानेंट जॉब नहीं है मतलब कि सेक्टर कैसा है, असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। और यदि आपके पास में जॉब होती है, अच्छी खासा पे स्केल आपके पास में, तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आपकी जो जॉब है वो क्या है, एक सिक्योर है, तो उसको बोलते हैं आप कि वो व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये तो हुआ कार्य स्थिति के आधार पर। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनर, मालिक कौन है। तो मालिक या तो सरकार हो सकती है, सरकार को हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र,
या तो संसाधनों की मालिक सरकार होगी तो बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और या फिर होगा कोई प्राइवेट व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं निजी क्षेत्र। तो अपने ऑन द बेसिस ऑफ ओनर दो टाइप से बांट रखा है। अच्छा, कोई चीज किसी कंपनी की बात करते हैं, जैसे कोई कंपनी है वो कब सरकारी होगी और कब प्राइवेट होगी। तो किसी भी कंपनी के अंदर यदि लागत है 100%, कोई भी कंपनी हो उसके अंदर लागत 100% होती है। इस 100% में से यदि लागत है 51% सरकार की, यदि लागत है 51% गवर्नमेंट की, सरकार की, और बची हुई जो 49% है, 49% है, ये लागत किसकी है? किसी प्राइवेट व्यक्ति की है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कैसी हो जाएगी कि सर कंपनी हो जाएगी सरकारी, क्योंकि इसके अंदर जो लागत है वो मोर देन 50% क्या है? सरकार की है। तो कंपनी कैसी है? सरकारी है। यदि आप इसका उल्टा कर दें, कि किसी कंपनी में 100% हिस्सेदारी है और उसमें से यदि प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है वो हो जाए 51%, 51% है, और बाकी जो भागीदारी है 49% वो हो जाए किसकी? प्राइवेट की, सॉरी सरकार की, गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सर अब कंपनी क्या है? सर अब 51% भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की है, जबकि 49% भागीदारी सरकार की है। तो हम कह सकते हैं कंपनी कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। तो हमेशा आपको याद करना है कि हम किसे सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे, किसे प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर 100% भागीदारी हमेशा प्राइवेट व्यक्ति की रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सरकारी कंपनी है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि उसमें 100% जो भागीदारी है, 100% जो पैसा है वो सरकार का लगा हो। वो आधा आधा भी हो सकता है, वो 60-40 हो सकता है, वो 80-20 हो सकता है। तो किस कंपनी को आप प्राइवेट कहेंगे, किस कंपनी को आप सरकारी कहेंगे? प्राइवेट कंपनी वो होगी कि यदि 100% भागीदारी है और 100 में से 51% यदि भागीदारी प्राइवेट की है, बची 49% की भागीदारी यदि सरकार की है, तो कंपनी है प्राइवेट। और यदि किसी कंपनी के अंदर 100% में से 51% भागीदारी सरकार की है और बची हुई 49% यदि प्राइवेट व्यक्ति की है, तो हम कह सकते हैं कंपनी कैसी है? सरकारी है। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने संसाधनों को बेच रही है, सरकार रेलवे को बेच रही है, सरकार मेट्रो बेच रही है, सरकार LIC बेच रही है। जैसे पिछले साल की बात करते हैं तो LIC के 20% शेयर सरकार ने बेच दिए, प्राइवेट को सौंप दिए। तो कंपनी कोई प्राइवेट थोड़ी बन गई, वो अभी सरकारी है। वो प्राइवेट कब बनेगी? जब प्राइवेट की हिस्सेदारी LIC के अंदर 51% हो जाएगी, तब प्राइवेट बन जाएगी, अभी सरकारी है। वैसे धीरे धीरे करके रेलवे को बेचा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर कोई कंपनी प्राइवेट कब बनती है, सरकारी कब बनती है, इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े, 3 टाइप से हमने बांटा। सबसे पहले हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम 5 सेक्टर पढ़े। फिर सेकंड हमने पार्ट पढ़ा कौन सा? कार्य स्थिति के आधार पर 2 टाइप होते हैं, संगठित, असंगठित। फिर तीसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है? या तो मालिक सरकार होगी या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, MCQs कवर करेंगे, तब आपको चीजें और आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।